अच्छा, now see, can you see non-current asset depreciation on the screen? जी Okay, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि जरा मजा आएगा इसको. Okay, now see, the first point, a non-current asset is one, इसको write कर दिया मैं, which is acquired and retained in business with a view to earning profits and not merely being turned into cash. It is normally used over more than one accounting period. ये हम जानते हैं, ठीक है. हमने जब फर्स्ट ईयर में O1 में जब हमने इसको स्टार्ट किया था अकाउंटिंग का, तो हमें पता है नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फॉरेस्ट, ऑयल माइंस, ऑयल फील्ड्स, माइंस, दीज आर ऑल नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हुआ. These non-current assets, we buy them, we keep them in business to earn profit. ठीक है, ये हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करने के लिए खरीदते. जैसे बैंक में एटीएम मशीन होती है, या हॉस्पिटल्स के अंदर जो चीजें होती है, या होटल्स के अंदर जितनी चीजें आपको नजर आती है, वो क्या उन्होंने बेचने के लिए लिए? जो फर्नीचर है होटल के अंदर, या जो कटलरी है, क्रॉकरी है, जो उनके पास फर्नेस है, जितनी चीजें उनके पास है होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, वो क्या उन्होंने बेचने के लिए खरीदी? नहीं, वो उन्होंने जो है वो इसलिए खरीदी है ताकि वो जो है उसके जरिए कमा सके. ठीक है, यही बात है नॉन करंट एसेट. मेरे ख्याल ये कोई नई बात नहीं, हम पहले भी जो है वो इस पे डिस्कशन कर चुके हैं O1 के अंदर. ठीक है, अच्छा, मसला क्या है? सेकंड पॉइंट देखो, many small value assets, although purchased for continuing use in the business, will not be written directly as an will not be recorded as asset, but will instead be written directly as an expense when purchased. For example, ये for example की जगह for example लिख दिया यार. Okay, for example, thank you. अच्छा, अब देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये वाले एसेट्स, ये डस्टबिन, फाइल कवर्स, स्टेपलर, ये कितने साल चलते हैं? बहुत साल चलते हैं, लेकिन इसको हम नॉन करंट एसेट्स नहीं कहते हैं. आप समझे बात को? इसको हम नॉन करंट एसेट नहीं कहते. डस्टबिन हो गया, फाइल कवर हो गया, हो सकता है 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, लेकिन हम उन्हें नॉन करंट एसेट नहीं कहते हैं. पहले ये ध्यान में रखना. ये स्टेपलर हो गया, पेपर वेट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, जिस साल खरीदते हैं उसी साल उसको एक्सपेंस में डाल देते हैं. हालांकि दीज आर नॉन करंट एसेट्स, दे आर यूजफुल फॉर सो मेनी इयर्स, इवन देन वी डोंट कॉल देम नॉन करंट एसेट्स. ये हमारे लिए सिर्फ एक्सपेंस होते हैं. स्टेपलर खरीदा, स्टेशनरी एक्सपेंस में डाल दिया. डस्टबिन खरीदी, मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दिया, खत्म, जान छोड़ दिया, एक ही दफा रिकॉर्ड कर लिया. समझ आ रही बात? तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है. दिस इज कॉल्ड मटीरियलिटी. देखो, अकाउंटिंग में एक चीज होती है मटीरियलिटी, और वो इसलिए होती है कि भाई देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसका हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच स्मॉल थिंग्स. ठीक है, डस्टबिन, फ्लाईओवर, स्टेपलर, पेपर वेट, कैलकुलेटर, ये छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम जाया मत करें. ये नॉन करंट एसेट्स हैं, बट दे आर जस्ट एक्सपेंस व्हेन दे आर मेड. जब आपने इसको किया, एक्सपेंस में डाल दिया, दैट्स फिनिश, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? ओके, अच्छा, सिर्फ बड़े एसेट्स जो होते हैं उनको हम नॉन करंट एसेट्स मानते हैं, जो बड़े एसेट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, बड़े एसेट्स, बड़ा पैसा इनके अंदर लगा हुआ, तो उनको जो है हम क्या मानते हैं?
नॉन करंट एसेट्स मानते हैं, और ये छोटे छोटे को हम नॉन करंट एसेट नहीं मानते, क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ये कहता है कि प्लीज छोटी छोटी चीजों के पीछे अपना टाइम जाया ना करें। ठीक है, बोथ द गर्ल्स, डिड यू गेट इट? जी। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। अच्छा, अब देखो थर्ड पॉइंट, where a business builds its own non-current assets, builder might build his own office, then all the costs involved in building the asset should be included in the recorded cost of the non-current asset. अब देखो ये जो मेट्रोपॉलिटन की बिल्डिंग है ना जिसमें हम लोग जाते हैं, जी। ये बिल्डिंग जो है ये बनवाई गई, मतलब मेट्रोपॉलिटन ने खुद बनाई गई, ठीक है। अब देखो इसकी जमीन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, आयरन, सैंड, अच्छा जितना इसके अंदर वो लगा हुआ है फिक्सचर्स, आपका खिड़कियां दरवाजे, जितना भी खर्चा हुआ, जितने पाइप्स लगे, जितने नल लगे, जो जितने भी चीज, जितना खर्चा हुआ है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है, वो सारा के सारा ऐड होकर एक कीमत बनेगा बिल्डिंग की, कि ये बिल्डिंग लैंड प्लस सीमेंट प्लस आयरन प्लस दिस सब कुछ मिला के ये इतने का पड़ा, तो वो बिल्डिंग की कीमत बनेगी अकाउंट में, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? ये बिल्डिंग की कीमत बनेगी, एवरीथिंग जो भी इसके अंदर डाला है, जितनी लेबर यूज हुई, लेबर को जितना पैसा दिया हमने, प्लम्बर को दिया, इलेक्ट्रिशियन को दिया, इसको दिया, उसको दिया, मजदूरों को दिया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ओके, अच्छा अब आते हैं, यहां तक तो समझ आ गया, नॉन करंट एसेट्स है, हमने एक्वायर किए, अगर बड़े नॉन करंट एसेट है तो ही हम उस पर बात करेंगे, छोटे छोटे नॉन करंट एसेट्स हैं, डस्टबिन, फ्लाईओवर, स्टेपलर्स पे हम बात नहीं करेंगे, ये बात हमारी क्लियर है, क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्मॉल थिंग्स, ठीक, ओके। फिर अगर हम अपना एसेट खुद डेवलप करें, डेवलप करने में जितना खर्चा आएगा वो सारा खर्चा जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट में यूज होगा। जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, जितना खर्चा हुआ होगा, लेबर का, सीमेंट का, इसका उसका, वो सब मिला के हम कहेंगे कि ये बिल्डिंग हमें इतने करोड़ की है, इतने लाख की पड़ी, ठीक। अच्छा, अब आगे एक वर्ड आता है डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये है डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन। Depreciation is a part of cost of fixed asset consumed during its period of use by the firm. It is a non-fund expense. बहुत ही अच्छा, ये जो ओ लेवल्स के बच्चे होते हैं नॉर्मली they think depreciation is a very difficult subject, is a very difficult topic. No, it's not like that. इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले तो समझ आ जाएगा, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं दुनिया में, ठीक है, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ इसको, ये देखिए सारे एसेट्स, तुम लोगों ने मेरे पास सारे पढ़े हैं O1 में, मैं सिर्फ दोबारा तुमको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि जितने भी एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, कैश, tangible, intangible assets, C, an office building with computers, ATM machine, trucks, machines, forests, copyright, goodwill, trademark, long-term investments, these are all long-term assets. लेकिन पता है क्या होता है, जितने भी assets हैं, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ पुराने हो जाते हैं, नहीं हो जाते, बताओ।
जी। है ना, पुराने हो जाते हैं। अच्छा, पुराने होने की वजह क्या है? वक्त के साथ साथ इनके अंदर तब्दीली आ जाती है, ये खराब हो जाता है। ऐसा है, ऐसा होता है। अच्छा, अब तो जैसे जैसे उसमें तब्दीली आती है वैसे वैसे उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती, होती ही नहीं होती। आपके घर में एक एसी लगा हुआ, आपने सपोज 50,000 का लिया, अब आप उसको बेचने जाएंगे 50,000 मिलेंगे आपको या कम मिलेंगे? कम ही कम मिलेंगे ना, मिलेंगे। क्योंकि आपने यूज किया। जितना यूज करेंगे उतनी उसकी प्राइस कम हो जाएगी। पहले साल अगर आपने लिया और आपने उसको 6 महीने साल के अंदर बेच दिया, 50 तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आपने 5 साल के बाद बेचा तो और कम पैसे मिलेंगे, 6 साल के बाद बेचेंगे और कम पैसे मिलेंगे, 10 साल बाद बेचेंगे और कम पैसे मिलेंगे, ये शायद वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होती है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब जैसे ये बिल्डिंग है मेट्रोपॉलिटन की, जो बिल्डिंग कभी ये नई होगी बिल्कुल, अब इसको कई साल गुजर गए, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होगी। ठीक है, हम बात समझ आ रही है? तो ये जो डिक्लाइन इन वैल्यू होता है, अच्छा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ना, हम यूज कर रहे हैं। जितने साल ज्यादा यूज करेंगे उतने साल उसकी वैल्यू ज्यादा गिरेगी। ठीक है, नई गाड़ी ले रहे आप, ठीक है, 20 लाख की, आप उसको 2 दिन 3 दिन 3 दिन 4 दिन चलाएं, बेचने के लिए जाए, तो हो सकता है आपको 19 लाख रुपए मिल जाए उसके, लेकिन 20 नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वो 0 मीटर नहीं है, गाड़ी चल पड़े। लेकिन आप उसको 5 साल बाद बेचेंगे तो उसकी वैल्यू और भी कम मिलेगी आपको, क्योंकि आपने उसको 5 साल इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो यूज होता है ना एसेट का, इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। आप पढ़ते हैं दोबारा डेफिनेशन। डिप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट कंज्यूम्स ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ यूज बाय द फर्म। कितना यूज कर लिया आप, अब समझ आ गई बात? कितना यूज किया, इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं फिक्स एसेट्स की, यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, इसकी बात कर रहे हैं। हम गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स की यानी नॉन इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट, माइंस की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट की लिस्ट आपको याद होगी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ये इसके अंदर लिखा हुआ था, चाहे तो ओवन के रजिस्टर्स खोल के देख लीजिएगा। अच्छा, लैंड का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, पहले ये ध्यान में रखना। अच्छा, लैंड का डिप्रिसिएशन क्यों नहीं होता है भाई? ये भी तो फिक्स एसेट है। मसला पता है क्या है? लैंड जो है उसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। बात समझ में आई बात? लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, मतलब उसी को लिमिट नहीं होती कि इतने साल बाद जमीन खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जमीन की बहुत लंबी लाइफ है, जब से दुनिया बनी है जमीन की लाइफ है, और जब तक दुनिया रहेगी जमीन की लाइफ रहेगी। ठीक है ना? तो ये जो है लैंड को हम इंक्लूड नहीं करते, उसकी लैंड की वैल्यू कभी डिप्रिसिएट नहीं होती, उसका डिप्रिसिएशन को ताल्लुक नहीं, हमेशा है, हमेशा रहेगी जब तक कयामत ना आ जाए। लैंड हैज अनलिमिटेड लाइफ। बाकी जितने एसेट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, ये वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएंगे ना। गाड़ी पुरानी हो जाएगी, जनरेटर पुराना हो जाएगा, अलमारी पुरानी हो जाएगी, सब चीजें पुरानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसकी वैल्यू डाउन हो रही है यूज करने से या वक्त के साथ साथ, इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का वर्ड क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम्स? डिप्रिसिएशन का वर्ड क्लियर हुआ या नहीं? आगे चलो,
जी देखो डिप्रिसिएशन के बेसिकली डिप्रिसिएशन के बेसिकली दो फायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ना, इट इज अ नॉन फंड एक्सपेंस, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, उस एसेट को खरीदने में हम कितना पैसा जाया करते हैं आपको पता है ना? करते हैं या नहीं करते? अब मतलब पैसा जाया करना किसको कहते हैं? देखो जितने भी एसेट्स हैं, गाड़ी है, एसी है, जनरेटर है, आपको पता है गवर्नमेंट इस पे कितना टैक्स देती है आपसे? कितना टैक्स देते हैं इसमें? देखो जनरेटर पाकिस्तान में तो बनता नहीं, ये आता है बाहर से, ठीक है। तो एक जनरेटर की प्राइस होती है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, उसके बाद जब वो पोर्ट पे आता है तो पोर्ट पे उस पर कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर ड्यूटीज लग जाती है, फिर उस पर सेल्स टैक्स लग जाता है, ठीक है। और जब वो आपके हाथ में आता है तो फिर आपके घर तक लाने का उसका खर्चा होता है। तो पता ये चला कि वो जनरेटर जिसकी कीमत 10,000 होती है, जब वो आपके घर पहुंचता है तो वो जनरेटर 40,000 का हो जाता है। कितने पैसे आपने एक्स्ट्रा पे करे? और उसकी वजह एक्स्ट्रा पे करने की सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चलो समझ में आता है कि भाई चलो वो तो सही, जो बीच में गवर्नमेंट इतने सारे टैक्सेस आपसे लेती है, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, ये टैक्स, फलाना टैक्स, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर टैक्सेस होते हैं। तो वो 10,000 का एसेट, 10,000 का जनरेटर आपको पड़ता है 40,000 रुपए। 15,000 का एसी आप पता चला 55,000 का ले रहे, तो आपने गवर्नमेंट को कितने टैक्स पे किए? कितना पैसा जाया हुआ आपका टैक्स पे करना? तब जाके आपको एसेट मिला। कितने का एसेट है? 15,000 का। 2 लाख रुपए की मेहरान गाड़ी बनती है, 8 लाख रुपए की बिकती है, कितना टैक्स है? 2 लाख रुपए की बनती है खाली, बिकती कितने की है? 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 8 लाख से ऊपर ही हो गई मेरे। इतनी सी गाड़ी 2 लाख की बनती है, उसके ऊपर आपने कितना टैक्स दिया? सही, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब होता ही है कि जब आप टैक्स पे कर लेते हैं, कर लिया आपने टैक्स पे, सामान ले लिया आपने, एसेट्स ले लिए सारे, मशीन आ गई, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां आ गई, ऑफिस में, बिजनेस में ट्रक्स ले लिया आपने, आपने एसी लगा लिए, आपने जो है दूसरे फर्नीचर ले लिया, फिक्सचर ले लिया, सब कुछ लगा लिया, ओके। कितना टैक्स भरा आप? हर चीज खरीदने में कितना टैक्स भरा आपने? भरा ना? अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है कि आप अपना टैक्स बचाओ। कैसे बचाओगे? डिप्रिसिएशन से। आप समझे? डिप्रिसिएशन बेसिकली एक टैक्स शील्ड, ठीक है। क्या है? टैक्स शील्ड। और इस, अच्छा, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कोई पैसा नहीं देना आपने। डिप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करते हैं कि भाई मेरी जो है जनरेटर की वैल्यू कितनी डिक्लाइन हो गई एक साल में, डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरे जनरेटर का, मेरे एसी की कितनी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, मेरे ट्रक्स की कितनी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, वो जो आप वैल्यू डिक्लाइन करते हैं उसको यूज करके, उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। पैसे नहीं देने आपने किसी को, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसीलिए इसको नॉन फंड एक्सपेंस कहा जाता है। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? जब पैसे तो किसी को नहीं देते, खामोखा क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो पागल है? खामोखा नहीं, एक्चुअली इट इज अ टैक्स शील्ड। आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई देखो आप, अच्छा अब गवर्नमेंट आपकी इनकम पे भी टैक्स लगाने वाली, तो आप क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डालकर अपनी नेट इनकम को कम कर देते हैं। आप समझे बात को? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया, पैसे थोड़ी किसी को देने, इट इज नॉन फंड एक्सपेंस, पैसे थोड़ी, खाली कैलकुलेशन, कैलकुलेट किया और प्रॉफिट में डाल दिया, वो जी भाई इतना तो हमारा डिप्रिसिएशन हो गया भाई। अब आपका प्रॉफिट था 1 लाख, डिप्रिस, ठीक है, 1 लाख पे गवर्नमेंट ने कहा 1 लाख प्रॉफिट है, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। आपने कहा नहीं नहीं जी, मेरा डिप्रिसिएशन भी तो है, 40,000 तो डिप्रिसिएशन है मेरा,
अब आपके प्रॉफिट 1,00,000 से 40,000 माइनस करो, प्रॉफिट कितना रह गया? 60,000। टैक्स कितने पे लगाएगी गवर्नमेंट? 60,000 पे। 40,000 जो आपका प्रॉफिट था वो आपने डिप्रिसिएशन को शो करके बचा लिया। डिप्रिसिएशन इज अ टैक्स शील्ड, हालांकि एक्चुअली कोई खर्चा नहीं हुआ है आपका, डिप्रिसिएशन में कोई खर्चा नहीं है, तो खाली कैलकुलेशन, लेकिन आपके प्रॉफिट के फिगर को कम कर देगा। तो गवर्नमेंट आपके प्रॉफिट पे टैक्स कम लगाएगी क्योंकि आपका प्रॉफिट इसने खामोखा नीचे कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? डिप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि आपने ये एसेट खरीदते वक्त कितने टैक्स पे किए। अब आपकी बारी है कि आप अपना इनकम टैक्स जो है उसको सेव करें थ्रू कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन, इट इज जस्ट एन एक्सपेंस टू रिड्यूस योर प्रॉफिट। यू डोंट नीड टू पे एनी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है? एक बार क्या हुआ, मैं फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल में पढ़ाता था बहुत साल पहले। ठीक है? वहां पर बड़ी हैरानगी हुई मुझे, एक टीचर ने डिप्रिसिएशन की में जब एंट्री बनाई जनरल में, उसने लिखा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जब मैंने बच्चों के रजिस्टर चेक किए जो मुझसे पहले टीचर छोड़ के गए थे, मैंने जो रजिस्टर देखा मैं हैरान हो गया। मैंने कहा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ है, कैश क्यों क्रेडिट हुआ है भाई? पेमेंट तो कोई करनी ही नहीं, ये तो नॉन फंड एक्सपेंस है। बात समझ आ गई? कोई पैसे नहीं देने आपने इसके, कोई पैसे नहीं, सिर्फ आपने कैलकुलेट करके अपने प्रॉफिट को कम कर देना। गवर्नमेंट जब आप पे टैक्स लगाएगी, आपकी इनकम कितनी है भाई? 10 लाख है, ठीक है, टैक्स होगा, सॉरी सर हमारा तो भाई डिप्रिसिएशन है 3 लाख का, तो आपकी इनकम हो जाएगी खामोखा 7 लाख। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? तो डिप्रिसिएशन इज अ नॉन फंड एक्सपेंस which serves as a tax shield. Are you getting my point clear? Girls, boys, any question? नहीं सर। Okay. Next point. क्या है देखो? The cost of fixed asset is paid in lump sum at the time of purchase. आप फिक्स कॉस्ट की कीमत, जब आप कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं, तो उसकी कीमत आप एक साथ बड़ी सी पे कर देते हैं, और फिर जितने साल आप उसको यूज करते हैं, a part of the cost of fixed asset is charged to the period for its use. इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। आहिस्ता आहिस्ता आप उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं जितने साल उसकी लाइफ। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट हेल्प द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। क्या कोई भी दुनिया का बिजनेस जो है वो फिक्स्ड एसेट के बगैर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। कमा सकता है कोई? नहीं, है ना? कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई होटल हो, जब तक पूरा कंप्लीट उसके पास एसेट्स नहीं होंगे वो कमा नहीं सकता। ठीक है? और जब हम कमाते हैं उन एसेट्स के जरिए, हम चूंकि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टैक्स हम पे कर चुके होते हैं, तो फिर उसको बचाने के लिए हम अपनी नेट इनकम में से डिप्रिसिएशन माइनस करके अपनी नेट इनकम को कम करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारा कम टैक्स लगाए। ठीक है? अच्छा, कुछ चीजें देखो बड़ी जबरदस्त होती है। वो क्या है? जब आप उसको यूज करते हैं, किसी भी नॉन करंट एसेट को यूज करते हैं, तो फिजिकली किसी चीज को यूज करने से, आपका जनरेटर चल रहा है, आपका रोजाना लाइट जा रही है, जनरेटर चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइटें चल रही है, ट्रक्स चल रहे हैं, तो फिजिकल यूज से क्या होता है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। ठीक? अच्छा, और ये जो फिजिकल यूज होता है इसको कहते हैं, ये इससे जो आपकी चीजें खराब हो जाती है वक्त के साथ, इसको कहते हैं डिटोरिएशन। सही? और ये डिटोरिएशन जो है वो होगा, आप इसको रोक नहीं सकते। ये मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आप 0 मीटर गाड़ी खरीदते हैं तो बड़ी एफिशिएंट गाड़ी होती है, बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उस गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाती है।
सही है। इसी तरह अच्छा, अब जो आपके घर में फर्नीचर है, आप बोलेंगे सर मेरे घर में एक अलमारी है, वो तो उसकी तो वैल्यू खत्म, वो तो वैसी की वैसी है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो पुरानी जरूर हो जाए। ठीक है, वक्त के साथ साथ वो पुरानी, उसके मतलब शक्ल, उसकी वियर एंड टियर वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो कुछ चीजें जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, जैसे फर्नीचर किस तरह इस्तेमाल करें, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, इससे एक फायदा और होता है। पहले तो मैंने तुमको बता दिया कि डिप्रिसिएशन आपको टैक्स शील्ड का काम करता है। फिर जब आप उस एसेट को बेचते हैं, समझो कि आपने गाड़ी ली, 3 साल बाद बेचते, ठीक है, सपोज 20 लाख की ली थी, 3 साल बाद आपने बेची, 16 लाख रुपए मिले आप। ये 16 लाख में बेचने में फायदा हुआ है नुकसान हुआ, ये डिप्रिसिएशन बताएगा आपको। समझे बात? बजाय तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार तो 20 लाख की गाड़ी थी यार, 16 लाख में बेच दी, तो नुकसान ही लगा, नहीं, जरूरी नहीं कि नुकसान, इससे फायदा भी हो सकता है। वो डिप्रिसिएशन आपको बताता है कि एसेट को इतने साल यूज करने के बाद जब आपने बेचा तो उसमें आपके लिए नुकसान हुआ या उसमें आपके लिए फायदा हुआ, क्योंकि आपने इस्तेमाल भी तो किया। ठीक है, ये चीज हो। अच्छा, अब कोई सवाल किसी के जहन में, किसी भी किस्म का कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस? नहीं। ओके, तो अच्छा, बस अब थोड़ा सा हमारे पास टाइम रहेगा। ठीक है, मैं जरा ये स्लाइड तुम लोगों को दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखो जरा, ये देखो। ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ठीक है, फिक्सचर्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरीज। I'm not talking about forest. I'm not talking about this intangible assets, copyright or goodwill, or patents, or trademark, or long-term investment. ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फिक्स एसेट्स की, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, लेकिन इसमें लैंड शामिल नहीं होगा डिप्रिसिएशन। ठीक, अच्छा, अब हमें याद होगा तुम लोगों को एक मिनट जरा, जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट जरा सा मुझे आप दे दें। ओके, अच्छा, एसेट्स हमारे पास हैं करंट, ठीक,
करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ठीक है, अच्छा, करंट एसेट्स जो है हम बात करेंगे, जितने भी हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं उसमें उनकी जो कंजप्शन है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट में ऐसा कोई हमारे पास होता नहीं कि इसमें हम बात करेंगे। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स भी हम यूज करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू डिक्लाइन होती है उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, अब मैं यहाँ से करंट एसेट्स को हटा रहा हूँ, ठीक है, तो करंट एसेट हमारा टॉपिक ही नहीं आज, तो फिर उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ लिखा था, तुम लोगों को याद रखना। अच्छा, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये भी तो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। अगर आप अफ्रीका में फॉरेस्ट को आप काटते रहे, एक दिन क्या होगा? फॉरेस्ट खत्म हो जाए। इसीलिए अगर आपके पास माइंस है, हाँ, माइंस है आपके पास, आप निकालते रहे ऑयल, निकालते रहे, एक दिन क्या होगा? उसके अंदर लावा आ जाएगा, खत्म माइन, ठीक है ना। ये कहते हैं ना कि ये यूए की जो है वो खत्म हो जाएगी माइन थोड़े अर्से में। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। इसका जो यूज है उसको कहते हैं डिप्लीशन। समझ आया? तो फिक्स एसेट्स को जो यूज करते हैं उसका यूजेज जो है वो कहलाता है डिप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स जितने हम यूज करते हैं उसका यूजेज कहलाता है अमोर्टाइजेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज जितने हम यूज करते हैं उसका यूजेज कहलाता है डिप्लीशन। देखिएगा, कभी भी जब यूएई या कहीं की भी ऑयल फील्ड की जब रिपोर्ट आएगी तो कहेंगे डिप्लीशन ऑफ ऑयल फील्ड, द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट्स। अच्छा, एसेट्स के लिए क्या है? फिक्स एसेट्स के लिए क्या होगा? द डिप्रिसिएशन, the depreciation of building, the depreciation of furniture, the depreciation of equipments, और intangible asset and trademark उसको कहेंगे amortization। वक्त के साथ साथ खत्म हो जाता है, ठीक है ना, कि भाई ये तो अब खत्म हो गया, उसकी वो वैल्यू ऐसे से दिखलाएगी, amortization होगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये बात जहन में रखना कि ये जो हमारा जो टॉपिक है ओ लेवल्स के अंदर, ठीक है, ये टॉपिक जो है सिर्फ फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन, amortization is not our topic in O levels, but for the students of O level they should know what the word depletion is and what the word amortization is, ठीक है, they should know, but our focus in O levels is just depreciation, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूजेज होता है, लेकिन उसके यूजेज को डिप्लीशन कहता है। इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू यूजेज, तो दे आर, इट्स यूजेज इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन, नॉट डिप्रिसिएशन। सिर्फ फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन होता है, और हम सिर्फ बात करेंगे डिप्रिसिएशन की, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक। अच्छा, अब मैंने कहा चूंकि ये कैलकुलेशन है तो इसके जो है बेसिकली हमारे पास 3 मेथड, वैसे तो इसके तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 11 मेथड्स होते हैं इसके,
जहां तक मुझे याद है 11 मेथड्स तो मैंने पढ़े हैं इसके, लेकिन आपके ओ लेवल्स में सिर्फ बेसिकली 3 मेथड्स यूज होते हैं इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स, क्योंकि इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, यू नो, इट्स नथिंग एल्स। कोई पेमेंट तो करनी नहीं कुछ, इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन टू रिड्यूस योर नेट प्रॉफिट, टू यूज डिप्रिसिएशन एज अ टैक्स शील्ड। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जितने अकाउंटिंग सारे इतने साल पुराना सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीकेकार निकाले कि हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। फिलहाल ओ लेवल्स में सिर्फ 3 ही मेथड है, ठीक है। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सिंपल मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, वेरी वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल, ठीक, स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसका फॉर्मूला है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज। अच्छा, ये सब मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जब आप ओ लेवल्स में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सवाल के साथ जो है ना वो छोटी छोटी थ्योरी लगा देते, 2 नंबर की, 1 नंबर की, कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी डिप्रिसिएशन के सवाल के बीच में 1 नंबर का उन्होंने यह डाल दिया, गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग। तो इसलिए पूरी थ्योरी मैंने तैयार की, ठीक है, उसी तरह, ताकि बच्चे जो है उसी तरह से तैयार करें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन वी आर यूजिंग इन योर ओ लेवल्स, ठीक है। व्हेन यू गो फॉर ए लेवल्स एंड समथिंग, तो फिर हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा मिले, ठीक है। So for enough for today. Inshallah, we'll continue our class tomorrow. Take care. Allah Hafiz.